तो यार फाइनली एमसीयू का फेज 4 खत्म हो गया है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी के साथ। और सच कहूं तो ये मूवी देखने के बाद लग रहा है कि एक अच्छे हाई नोट पे आके ये फेज एंड हुआ है। एंड आई होप कि अब आगे फेज 5 में भी हमें यही सेम मोमेंटम कंटिन्यू होता दिखेगा जो वकांडा फॉरएवर ने एमसीयू को दिया है, क्योंकि ये मूवी जितनी वकांडा के फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट ये एमसीयू के फ्यूचर के लिए भी है। अब देखो वैसे तो मूवी में स्पॉइलर जैसा कुछ है नहीं, सब कुछ तो खुद ही इन्होंने टीजर ट्रेलर में रिवील कर रखा था, बट फिर भी इस वीडियो में हम सारा डिस्कशन स्पॉइलर फ्री रखेंगे। वीडियो के एंड में मैं एक स्पॉइलर वाले टॉपिक पे बात करूंगा। वैसे तो मैं उसको भी स्पॉइलर नहीं मानता, बट फिर भी जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं पहले स्पॉइलर वार्निंग दे दूंगा। तब तक का डिस्कशन स्पॉइलर फ्री होने के साथ ही साथ टेंशन फ्री भी रहेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें इसकी स्टोरी की, तो वो हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि अपने किंग टचाला की डेथ हो चुकी है और मूवी की शुरुआत में ही हमें उनका वो फ्यूनरल वाला सीन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है। मतलब टचाला की फैमिली के साथ ही साथ वहाँ पे ऑडियंस की आंखों में भी आंसू जरूर थे, लेकिन चूंकि ये वकांडा है और वकांडा वाले अपनों की डेथ के बाद भी उनका शोक नहीं मनाते, बल्कि वो ये मानते हैं कि हमारे परिवार का ये सदस्य हमारे बीच से निकलकर अपने पूर्वजों के बीच रहने चला गया है। तो इस चीज को वहाँ की आम जनता एक तरह से सेलिब्रेट करती है और उस सेलिब्रेशन की एस्थेटिक्स बहुत प्यारे तरीके से दिखाई गई है स्क्रीन के ऊपर। और जिस तरह से इस पूरे सीक्वेंस में रायन कुगलर ने वकांडन कल्चर को रिप्रेजेंट किया है, ये सीक्वेंस आपको मूवी के एंड तक याद रहेगा। ऑफ कोर्स वकांडा रायन साहब के दिल में बसता है और वकांडन कल्चर की खूबसूरती को और वहाँ के लोगों के दिलों में बसने वाले प्यार को रायन से बेहतर कोई दूसरा डायरेक्टर शायद ही समझ सके। ये मूवी अपने टाइटल को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। ये मूवी ब्लैक पैंथर की नहीं बल्कि वकांडा की मूवी है। इट्स ऑल अबाउट वकांडा एंड इट्स पीपल। और इस मूवी में एक ऐसी चीज है जिसको अगर इस मूवी से निकाल दिया जाए तो ये मूवी इतनी सारी खूबियों के बावजूद भी उस अकेली एक चीज के बिना ढेर हो जाएगी, और वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसके बिना ना तो आप वकांडा को इमेजिन कर सकते हो और ना ही टैलोकान को। इसका म्यूजिक आपको हिप्नोटाइज कर सकता है। नहीं फेंक नहीं रहा हूँ, लिटरली मूवी देखोगे तो समझ जाओगे। ये मूवी लगभग 2 घंटे 41 मिनट की है, लेकिन मूवी देखते हुए कहीं पे भी ये आपको स्ट्रेच फील नहीं होगी, क्योंकि आप इसके कहानी के साथ और इसके इमोशंस के साथ बह जाते हो। ये एक काफी इमोशनल जर्नी है। और वैसे तो पूरी मूवी ही इमोशन से भरी है, लेकिन स्टार्टिंग के 15 मिनट और एंड के 15 मिनट आपकी आंखों में लिटरली आंसू ले आएंगे। और हो सके तो इस मूवी को 3D में ही देखना, क्योंकि इसके अंडर वाटर सीक्वेंसेस आपको 2D में उतना फील नहीं देंगे जितना मजा 3D में आएगा। भले ही मूवी में टैलोकान को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, बट कहानी के हिसाब से जितना रिक्वायर्ड था उतना काफी है। कुछ लोग टैलोकान को डीसी के अटलांटिस से कंपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनके लिए सिर्फ यही कहूंगा कि दोनों में उतना ही डिफरेंस है जितना एक्वामैन एंड नमोर में है। और नमोर भाई, उसके बारे में क्या ही कहूं। नमोर का बहुत तगड़ा वोकाल देखने को मिला है मूवी में। मतलब टेनोक की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी तगड़ी थी एज नमोर कि जैसे ही हमें मूवी में पहली हल्की सी झलक मिली नमोर की, तो थिएटर में सारी ऑडियंस के मुंह से एक साथ आह निकली। फर्स्ट हाफ में तो रोला था नमोर के नाम का भाई, सेकंड हाफ में थोड़ा सा मामला इधर उधर होता है, बट कहानी के हिसाब से वो जरूरी भी था। कॉमिक्स की तरह एमसीयू में भी नमोर एक म्यूटेंट है, ये भी कंफर्म हो जाता है मूवी में, और उसका वो नन्हे नन्हे पंखों से उड़ना, आई लव इट। हाँ, जो लोग नमोर को एक्वामैन से कंपेयर करने की सोच रहे होंगे, भाई भूल के भी मत करना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा दिया गया है। बट नमोर इस मूवी का हीरो नहीं है। इस मूवी की हीरो अगर कोई है तो वो है रामोंडा। शुरू से लेके एंड तक जिस तरह से ये अकेली अपने लोगों को, अपने परिवार को बिखरने से बचाती है और इंटरनेशनल थ्रेट से वकांडा की रक्षा करती है, वो काबिले तारीफ है। इतनी स्ट्रॉन्ग एक लेडी तो हम सब अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं। ऊपर से एंजेला बसेट ने जितनी खूबसूरती के साथ इस कैरेक्टर को प्ले किया है, उनके एक एक एक्सप्रेशन पे मेरा दिल 10-10 बार धड़क रहा था। प्यार हो गया यार मुझे इस कैरेक्टर से, सच बोल रहा हूँ। और रामोंडा के साथ उसकी हर मुश्किल में कदम से कदम मिला के चलती है डोरा मिलाजे, जिनके साथ टैलोकान वासियों के फाइटिंग सीक्वेंसेस काफी खूबसूरती के साथ फिल्माए गए हैं। एक्शन कोरियोग्राफी काफी मस्त है, स्पेशली ओकोए के सीन्स में। यार क्या एक्सप्रेशंस हैं इन दोनों के पूरी मूवी में। रामोंडा एंड ओकोए जान है पूरी मूवी की। खैर इस मूवी में बहुत सारी अच्छी बातें थी, लेकिन थोड़ी सी बातें इसके कमजोर कैरेक्टर्स के बारे में भी कर लेते हैं, जैसे कि रीरी विलियम्स का कैरेक्टर। भले ही इसको एमसीयू में सेटअप कर दिया गया है और अब वो बिल्कुल रेडी है अपनी खुद की आयरन हार्ट सीरीज के लिए, बट मुझे पर्सनली ये कैरेक्टर जमा नहीं। मुझे उसकी प्रेजेंस काफी ज्यादा फोर्स लगी। ऐसा लगता है किसी को तो आयरन मैन की जगह सेटअप करना था एमसीयू में, तो अचानक से कहीं से एक रीरी विलियम्स नाम की कैरेक्टर उठाई और डाल दी बिना किसी बैक स्टोरी के। मूवी में उसको 2-2 सूट भी दे दिए, यहाँ तक कि आयरन मैन की फर्स्ट फ्लाइट को, इवन इन्फिनिटी वॉर के कुछ सीन्स को भी रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। इवन आयरन मैन के उस केव वाले सीन के पैरेलल में भी कुछ सीन रखे गए थे, बट उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाते ये सारे सीन, क्योंकि मूवी में वकांडा ही चल रहा होता है, तो रीरी के कैरेक्टर के साथ उतना कनेक्ट हो ही नहीं पाता। और फ्रेंकली उसका मार्क 1 सूट तक तो ठीक था, बट उसका मार्क 2 सूट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मे बी आपको पसंद आया, बट मुझे नहीं आया। मुझे आयरन मैन कम और ऑप्टिमस प्राइम ज्यादा लग रही थी, और सूट भी मेटल का नहीं बल्कि प्लास्टिक का लग रहा था। वो मेटालिक टेक्सचर जिसको आयरन मैन के सूट्स में देख के फैंस पागल हो जाते हैं, वो गायब था। बाकू को थोड़ा ओवर यूज किया जा सकता था, बट ठीक है कोई नहीं, इतने से भी काम चल जाएगा, क्योंकि अभी फ्यूचर के लिए सेटअप कर दिया गया है बाकू को, तो उसे भी एडजस्ट कर लेंगे। मूवी में 2 कैमियोज भी हैं, जिनमें से एक तो मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था एकदम। काफी लंबी प्लानिंग चल रही
है एमसीयू की बड़ी इवेंट्स को सेटअप करने की और थंडरबोल्ट्स को सेटअप करने की, और ये कैमियो यहाँ एकदम परफेक्ट सेंस बना रहा था। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि मूवी में ब्लैक पैंथर का मेंटल किसको पास आउट हुआ है। तो यहाँ पे आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि आगे की 1 आध मिनट इसी पे बात होगी। अब वैसे तो सबको पता है बट फिर भी एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग देना जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मूवी में शूरी को ब्लैक पैंथर का मेंटल दिया गया है जो कि काफी ऑब्वियस था, बट पर्सनली मुझे वो किसी भी एंगल से ब्लैक पैंथर नहीं लगी। उसका खुद का कैरेक्टर आर्क बहुत सॉलिड और परफेक्ट है, बट फॉर मी शूरी एज ब्लैक पैंथर अ बिग नो। शूरी का कैरेक्टर आर्क उस तरह से एमसीयू में डेवलप ही नहीं किया गया था, बट लेकिन चैडविक साहब के साथ ऐसा होगा ये किसको पता था। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि मेकर्स की भी मजबूरी रही कि टचाला के बाद शूरी के अलावा और कोई सुटेबल कैंडिडेट था ही नहीं ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर के लिए। बट हाँ, आगे इन फ्यूचर ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर के साथ क्या होने वाला है वो पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लियर कर दिया गया है, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो में बात करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। तो ये तो थी काफी हद तक स्पॉइलर फ्री बातचीत। नेक्स्ट वीडियो में हम खुल के बात करेंगे इस मूवी के बारे में स्पॉइलर्स के साथ। तब तक के लिए चैडविक बॉसमैन साहब सायोनारा।